तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन डिस्कस कर रहे हैं नागरिकता को। और हम बात कर रहे हैं भारत में जो एकल नागरिकता कंसेप्ट है। तो वो एकल नागरिकता का क्या अर्थ होता है, एकल नागरिकता किसे कहते हैं, किस तरह की होती है एकल नागरिकता। और हमने एकल नागरिकता में भारत के संदर्भ में हम तीन अर्थों को देख चुके हैं कि एकल नागरिकता का क्या क्या अर्थ हो सकता है। तो हमने तीन अर्थ देखे। एक अर्थ तो यह है कि एक ही समय में आप भारत के नागरिक हैं और उसी समय में आप किसी दूसरे देश के नागरिक अगर बनना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। एक, चूंकि हमने एकल नागरिकता का कंसेप्ट अपनाया हुआ है तो इसका मतलब है एक ही समय में आप भारत के साथ साथ दूसरे देश के नागरिक नहीं बन सकते। अगर बनना चाहते हो तो भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। और अगर आपने नहीं छोड़ी और बन गए तो अपने आप ही नागरिकता भारत की खत्म हो जाएगी। दूसरा एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा अर्थ ये है कि भारत के जो नागरिक हैं उनको केवल एकल नागरिकता ही मिलेगी। मतलब वो सारे के सारे जो भारत में रहते हैं और भारत के नागरिक हैं वो केवल और केवल भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। जिस राज्य में रहते हैं वहाँ के वो नागरिक नहीं कहलाते हैं, वो वहाँ के मूल निवासी कहला सकते हैं, निवासी कहला सकते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, मूल निवासी निवासी सब समझेंगे। जैसे मान लो मूल निवासी के जहाँ पर आपका जन्म हुआ, जहाँ का आपका मूल निवास बनता है, मूल निवास बनाते हो ना, मूल निवास प्रमाण पत्र। इसका मतलब जहाँ पर आप जन्मे हैं, जिस जिले में, जिस जगह में, जिस गांव में, वहाँ का आपका मूल निवास होता है। रहने को अगर मान लो आप पढ़ने के लिए चले गए कहीं पर दूसरी जगह 5 साल के लिए, तो आप वहाँ रहोगे कि नहीं रहोगे? तो वहाँ के निवासी तो हैं लेकिन आप वहाँ के मूल निवासी नहीं है। इसलिए मैं बार बार शब्द काम में ले रहा हूँ मूल निवासी निवासी। मूल निवासी का मतलब कहाँ से हैं आप, कहाँ पर जन्मे हैं, कहाँ पर आपके घर वाले रहते हैं, वो हो गया मूल निवास। निवास तो आप कहीं भी कर सकते हो। नौकरी करते हो तो आपको किसी दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में रहना पड़ सकता है। पढ़ते हो तो रहना पड़ सकता है। तो निवास अस्थायी होता है, मूल निवास परमानेंट होता है। तो दूसरा अर्थ ये होता है एकल नागरिकता का कि मतलब आप जो भी भारत के नागरिक हैं, कहीं भी किसी भी स्टेट में रहते हो, आप सब भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। आपको उस स्टेट की नागरिकता नहीं मिलेगी, केवल भारत की ही नागरिकता होगी। तीसरा अर्थ हमने ये देखा था कि भारत है ना, भारत अपने यहाँ विधिक व्यक्तियों को नागरिक का दर्जा नहीं देता। विधिक व्यक्ति का मतलब कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी निगम हो सकता है। ये जितनी भी कंपनियां होती हैं, ट्रस्ट होते हैं, निगम होते हैं, ये जैसे आपने कोई भी कंपनी बनाई, तो वो उस कंपनी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा तो दे सकता है कि ये एज ए, मतलब ये कंपनी है, ये कंपनी बिल्कुल जैसे व्यक्ति काम करता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना वो सब ये काम करेगी, व्यक्तियों वाले काम ये सब करेगी। तो इसका मतलब उस कंपनी को कानून बनाकर आपने एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा तो दे दिया। लेकिन भारत का संविधान स्पष्ट करता है कि भारत में जो केवल और केवल जो प्राकृतिक व्यक्ति हैं, हम हैं, आप हैं, ये सब जितने भी प्राकृतिक व्यक्ति हैं उन्हीं को भारत में नागरिक का दर्जा मिलेगा। विधिक व्यक्ति को भारत का नागरिक का दर्जा नहीं मिलेगा। तो भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, निगम हैं, संस्थाएं हैं, वो विधिक व्यक्ति हो सकती हैं, कानूनी व्यक्ति हो सकती हैं, लेकिन वो भारत की नागरिक नहीं हो सकती। तो चलो, अब आपने ये तो जान लिया कि भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है। तो एकल नागरिकता का मतलब तो ये निकला कि भारत के सारे नागरिक बराबर हैं। सब भाई, आप जैसे राजस्थान में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, आप चाहे हरियाणा में रहते हो, राजस्थान में रहते हो तो आप हरियाणा वाला भी भारत का ही नागरिक है और राजस्थान वाला भी भारत का ही नागरिक है। तो इस हिसाब से तो एकल नागरिकता को देख के ऐसे नहीं लगता कि आप कहीं भी किसी भी कोने में रहते हो, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, आप सब भारत के ही नागरिक हैं। और आप भारत के ही नागरिक हैं, आपकी एक ही पहचान है कि आप भारत के नागरिक हैं। तो जब आप भारत के ही नागरिक हैं, चाहे भले ही आप सिक्किम में रहो, चाहे आप राजस्थान में रहो, तो आपका जो वैल्यू है आपके साथ अंतर तो होना ही नहीं चाहिए। भाई, एकल नागरिकता का मतलब है कि आप किसी भी कोने में रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, आप सबको भारत का ही नागरिक कहलाएंगे, चाहे आप रहने को कहीं भी रहें। तो जब आप सब भारत के ही नागरिक कहलाते हैं, चाहे आप देश के किसी कोने में रहें, किसी क्षेत्र में रहें, तो फिर इसका मतलब क्या है? जब आपने सबको भारत के ही नागरिक माना है तो उन नागरिकों के बीच में भेदभाव कैसा? नहीं होना चाहिए, हिसाब तो यही कहता है। कंसेप्ट के हिसाब से तो अर्थ यही निकल रहा है कि जब सबको आपने एक एकल ही नागरिक माना है, सबको आपने भारतीय ही नागरिक माना है, तो फिर आप
किसी राजस्थानी, किसी हरियाणा, किसी एमपी, किसी यूपी वाले के जो किसी मान लो कोई व्यक्ति है जो हरियाणा में रहता है, यूपी में रहता है, उन वो हैं तो भारत के ही नागरिक, सारे के सारे भारत के नागरिक हैं। फिर आप उनके साथ में अगर अंतर करते हो कि वो तो नहीं, चलो सर वो तो यूपी में रहता है तो राजस्थान में कोई अंतर करते हो, या हरियाणा में रहता है यूपी में अंतर करते हो, तो ये तो गलत है ना। चाहे आप किसी भी जगह पर रहो, आप हैं तो भारत के नागरिक। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो इसी बात पर केंद्रित रहने वाला है कि भारत में एकल नागरिकता होने के बावजूद सब सारे के सारे लोगों को, सारे के सारे नागरिकों को जो भारत में रहते हैं, भारत में कहीं पर भी रहते हैं, उन सबको केवल और केवल आप भारत के ही नागरिक मानते हैं। उसके बाद में भी भारत के नागरिकों के बीच में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है। तो ऐसे कौन कौन से संविधान में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर आप सारे के सारे, मैं आप सभी, चाहे हरियाणा, यूपी, एमपी, कहीं का भी हो, सब हम भारत के नागरिक हैं, हमारी एक ही पहचान है, तो फिर हमारे साथ तो बीच में भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा दर्जा तो सबका नागरिक का है, हमारा स्टेटस तो नागरिक वाला है, हम तो सभी ना। हाँ, नागरिक और दूसरे लोगों में फर्क हो, बात समझ में आती है कि आप नागरिक हैं, वो विदेशी हैं, या स्टेट विहीन है, तो उनमें अंतर हो तो बात समझ में आती है। लेकिन हम तो सारे ही नागरिक हैं, तो नागरिक और हम एक जैसे नागरिक हैं, हम एक जैसे वैल्यू रखने वाले नागरिक हैं, हमें एक जैसी नागरिकता है, तो फिर नागरिकों में भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, लेकिन है। तो अब हम वो अनुच्छेद टटोलेंगे, जो अनुच्छेद एकल नागरिकता होने के बाद भी भारत के नागरिकों के बीच में ही, आपस में ही नागरिकों के अंदर भेदभाव पैदा करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो भारत के नागरिकों के बीच में भी भेदभाव करने की बात कहता है, कि चाहे आप भारत के नागरिक हों, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं, फिर भी आपके बीच में भेदभाव होगा। तो ये ऐसा भेदभाव कौन कहता है? 15(1) और खुद संविधान ये अंतर करता है। तो सबसे पहले हम 15(1) के बारे में बात कर लेते हैं कि जो 15(1) है ना, ये खुद भारत के नागरिकों के बीच में अंतर करने वाली बात कर देता है। यानी 15(1) को पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि यार, जब एकल नागरिकता है, सारे के सारे एक जैसे हैं, भारत के नागरिक जो भी हैं वो सारे एक जैसे हैं, सब भारत के ही नागरिक हैं, तो भारत के ही नागरिक हैं, तो फिर आप ये क्यों मतलब ऐसे कहते हो कि आप फलाना राज्य में रहते हो, आप ढिमका राज्य में रहते हो, इसलिए हम आपको नौकरी देते समय, या किसी स्कूल में पढ़ते समय, या किसी कोचिंग में पढ़ते समय, या किसी उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ते वक्त हम आपकी फीस में, आपके एडमिशन में, आपके सीटों में हम फर्क करेंगे। जब आप फर्क करने की बात करते हो तो इसका मतलब तो ऐसे लगता है कि आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप भले ही एकल नागरिकता की बात करते हो, सबको एक समान नागरिक मानते हो, लेकिन नहीं, इसका मतलब आप मानते नहीं हो असलियत में, आप उनके बीच में अंतर करते हो। किसके आधार पर करते हो? निवास के आधार पर। तो ध्यान देना, हम लोग ये पढ़ के आ चुके हैं, अगर ये याद आ रहा हो, हमने जब ये पढ़ा था 15 नंबर, कि हमने एक बात पढ़ी थी कि अब मुझे ये बताओ, मैंने वो अनम्यूट वाला ऑप्शन ऑन कर रखा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं, तो कौन बताएगा? तो ये सर मैं मैंने, बताऊं मोनिका? बता। 15, 16, 19, 29, 30। प्लीज, इनमें से ऐसे कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल, जहां पर नागरिक शब्द भी लिखा हुआ है? 15, 16, 19 और 29। 30 में नहीं लिखा हुआ है? 30 में नहीं लिखा हुआ सर। ठीक है। तो अब देखो, ये 15 हमने बात कर ली थी, 15 की तो जब हमने पढ़ा था कि 15, 16 ये मूल अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को मिलते हैं, ये उसी 15 की ही हम बात कर रहे हैं। 15 में जब हमने पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था इसमें 5 वजहों की बात की गई थी, 5 आधारों की बात की गई थी, कि इन 5 आधारों पर तो भारत के नागरिकों के बीच में आप कोई फर्क नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकता। जो भी राज्य है, जो भी सरकार है, वो इन 5 आधारों पर तो अंतर नहीं कर सकता। ये धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये हमने पढ़ा है। ठीक है। लेकिन हमने इसी को पढ़ते वक्त, जब हम उस जगह पर पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा कि चलो 5 वजहों से, 5 कारणों से तो
आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन छठे कारण की वजह से आप भेदभाव का शिकार हो सकते हैं। वो कौन सा था? निवास स्थान। आपको ध्यान आ रहा हो कि निवास स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव राज्य कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 15 एक एकल नागरिकता होने के बावजूद भी आपको, आप सब भारत के ही नागरिक हैं, सबके पास एकल नागरिकता है, आप सब भारत के नागरिक हैं, फिर भी इसने नागरिक नागरिक के बीच में भेदभाव कर दिया। और भेदभाव किस आधार पर कर दिया? कि आप कौन से राज्य में बसते हैं, कौन से राज्य में रहते हैं। निवास का मतलब तो यही है, कौन से राज्य में रहते हैं। तो बताओ, आप सब भारत के ही नागरिक थे। हरियाणा का रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक था, राजस्थान का रहने वाला भी भारत का ही नागरिक था। लेकिन चूंकि वो हरियाणा वाला हरियाणा का मूल निवासी है, राजस्थान वाला राजस्थान का निवासी है, चाहे भले ही नागरिक हो, फिर भी या राज्य ने यानी सरकार ने इनके बीच में नौकरियों में भेदभाव कर सकती है। ये कह सकती है कि राजस्थान की इतनी नौकरियां केवल और केवल राजस्थान के ही मूल निवासियों के लिए होंगी। यहाँ पर हरियाणा या यूपी या किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति ये नौकरी नहीं लग सकता। ऐसा हो सकता है निवास के आधार पर। तो इसका मतलब तो ऐसे लग रहा है कि देश में नागरिक नागरिक के बीच में ही भेदभाव हो रहा है। हो सकता है, बिल्कुल, खुद संविधान कहता है इस आधार पर कर दो, हो सकता है। राज्य सरकार अपनी शिक्षण संस्थानों में अपने निवासियों को प्रवेश में आरक्षण व फीस में छूट दे सकती है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया। 15 नंबर नौकरियों की बात नहीं करता है, 15 कहता है शिक्षण संस्थानों में, पढ़ने लिखने वाले संस्थानों में एडमिशन की बात करता है। तो इसका मतलब इस निवास के आधार पर कोई भी राज्य अपने जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उनमें अपने ही लोगों के लिए उनके एडमिशन में, उनकी फीस में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। वो ये ऐसा कह सकता है कि मान लो कोई कॉलेज है जिसमें 100 सीटें हैं, मतलब 100 बच्चों का एडमिशन होना है, तो वो राज्य कह सकता है कि इनमें से 50 सीटें यानी 50 बच्चे हम केवल और केवल राजस्थान के ही मूल निवासी होने चाहिए। तो इसका मतलब 50 सीटें राजस्थान के ही लोगों के लिए रिजर्व की जा सकती हैं इस आधार पर। या फिर ये भी कह सकता है कि नहीं, जो राजस्थान के होंगे उनको राजस्थान के शिक्षण संस्थानों में पढ़ते वक्त उनको फीस आधी देनी पड़ेगी और दूसरे स्टेट को पूरी देनी पड़ेगी। तो ये सब किया जा सकता है। और अगर ये भेदभाव होता है तो कोई ये नहीं कह सकता सर ये हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन है। नहीं नहीं, फिर कोई भी कह देगा देखो अब 15 एक पढ़ गया हो एक बार। बात समझ में आ रही है? कुछ दिमाग में पल्ले पड़ रही होगी कि ना, हाँ हाँ सर ये 15 एक में तो कहा था। नहीं नहीं, मतलब सरकार है वो अपने जो लोग हैं, वो अपने जो राज्य के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको प्राथमिकता दे सकती है, एडमिशन देने में भी दे सकती है, फीस में भी छूट दे सकती है, दूसरी तरह की भी कोई छूट दे सकती है, दे सकती है सर। तो ऐसे काम आता है पढ़ाई। तो इसका मतलब अगर राजस्थान सरकार ऐसे अगर कुछ करती है कि हम तो साहब हमारे यहाँ की, अब नौकरियों की मैं यहाँ बात नहीं करूंगा क्योंकि नौकरी की बात तो 16 में है ना। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों की बात 16 में है ना। यहाँ तो केवल पढ़ाई लिखाई के शिक्षण संस्थानों की बात है कि उसमें आप एडमिशन देने में अपने निवासियों को प्राथमिकता दे सकते हो, उनके लिए रिजर्वेशन सिस्टम आरक्षण कर सकते हो कि इतनी सीटें आरक्षित हैं। अब देखो और कौन कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो एकल नागरिकता के बावजूद भी नागरिकों में फर्क करता है, अंतर करता है। 16(3) इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना। 16(3) संसद के पास यह अधिकार है कि वह किसी राज्य, ये ध्यान रखना यहां से प्रश्न आता है, इसी लाइन से आ जाता है बस, और यही इसी लाइन से प्रश्न आता है और यही लाइन से वो गलत भी हो जाता है। ज्यादातर का गलत होता है, कम का ही सही होता है, जिनका सही होता है वो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर अपना तो गलत होना ही नहीं चाहिए। तो 16(3) क्या कह रहा है? 16(3) कह रहा है कि संसद के पास ये अधिकार है। तो सबसे पहले तो क्लियर कर लो कि 16(3) में कोई ना कोई अधिकार है और वो संसद के पास है। एक बात तो गांठ बांध ली कि 16(3) में कोई न कोई अधिकार है। अब पता नहीं किस चीज का अधिकार है, लेकिन हमने इतना जरूर पढ़ लिया है कि अधिकार तो है। 16(3) में अधिकार तो है, और अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास। इस लाइन से ये अर्थ तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या अधिकार है।
तो संसद के पास ये अधिकार है कि वह किसी राज्य, कोई भी राज्य हो सकता है, संघ राज्य क्षेत्र, कोई भी संघ राज्य क्षेत्र हो सकता है, की नौकरियों में, जैसे राजस्थान की सरकारी नौकरी है, दिल्ली की सरकारी नौकरी है, आपके पंजाब की सरकारी नौकरी है, चंडीगढ़ की सरकारी नौकरी है, पांडिचेरी की, कोई भी हो सकता है। ये कह रहा है कोई भी राज्य की सरकारी नौकरी है या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की सरकारी नौकरी है, वहां के निवासी होने की शर्त को अनिवार्य कर सकती है। ये ध्यान रखना। यानी कि संसद। अब आपके प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ये आएगा कि कोई भी राज्य अपनी नौकरियों में, यानी कोई भी राज्य अपनी सरकारी नौकरियों में अपने ही राज्य के निवासियों के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण कर सकता है, या अपने ही इसको ऐसे समझो कि कोई भी राज्य अपनी सरकारी नौकरियों में अपने निवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, या अपने ही निवासियों के लिए अपनी नौकरियों को रिजर्व कर सकता है। तो क्या ये कथन गलत है कि सही है? मेरा स्टेटमेंट सुनना, कि कोई भी राज्य अपनी सरकारी नौकरियों को अपने ही लोगों के लिए, जो उस राज्य में रहते हैं, उनके लिए उन नौकरियों को रिजर्व कर सकता है कि ये नौकरियां केवल हमारे ही लोगों को मिलेंगी, दूसरे राज्य के लोगों को नहीं मिलेंगी। यह राज्य कर सकता है। क्या ये मेरा कथन सही है? सही है सर। है? सही है सर। सही है। कौन है जिसने सही बताया? मोनिका। दोबारा ध्यान से सुनना इसको। मैंने क्या कहा है कि कोई भी राज्य, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई भी राज्य अपनी जो सरकारी नौकरियां हैं, उन सरकारी नौकरियों को देते वक्त अपने ही वहां के जो रहने वाले लोग हैं, वहां उनके रहने वाले लोग की इन नौकरियों में केवल वहां रहने वाले लोग ही लगेंगे, ये शर्त लगा सकता है क्या? हाँ सर, लगा सकता है। लगा सकता है। कोई कोई भी राज्य मतलब लगा सकता है। जैसे हरियाणा लगा दे कि हरियाणा सरकार के अधीन जो भी नौकरी, जिसको भी नौकरी लगना है, उसके लिए हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है। ऐसी शर्त लगा सकता है क्या हरियाणा सरकार? हाँ सर, लगा सकता है। अब ध्यान देना, यहाँ पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर ही एक डब्बे में शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखना एक बार। संसद। नहीं लगा सकता सर। क्यों? क्योंकि सर ये तो संसद के पास अधिकार है। क्या अधिकार है? मतलब उस संसद के पास अधिकार है कि वो ही किसी को मतलब अनिवार्य कर सकती है वहाँ राज्यों के लिए। हाँ, तो इसका मतलब राज्य के बस की बात नहीं है ये। राज्य के बस की बात नहीं है कि कोई भी राज्य चाहे अपनी नौकरी में, देखो कमाल की बात देखो, मान लो राजस्थान की नौकरी करनी है किसी को, और राजस्थान की सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारी नौकरी केवल राजस्थान के लोगों के लिए ही है, या फिर हमारी नौकरियों में से 50% सीटें हम राजस्थान के लोगों के लिए ही रिजर्व करेंगे, या 25%, जो भी करना हो। मतलब कहने का मतलब ये, अगर राजस्थान की सरकारी नौकरियों को राजस्थान के ही निवासियों के लिए आपको रिजर्व करना है, तो भी ये काम संसद ही करेगी। संसद ही कानून बना के लिखेगी। जैसे मान लो संसद ने कानून बनाया, संसद ने कानून बना के लिख दिया कि राजस्थान में फलाने फलाने पदों की जो नौकरियां हैं, जैसे कोई टीचर की हो सकती है, कोई बाबू की हो सकती है, कोई बिजली विभाग की हो सकती है, तो वो संसद बना देगी कानून कि जैसे मान लो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जितने भी टीचर होंगे, उन टीचर्स में से 50% जो टीचर होंगे वो केवल और केवल अ, राजस्थान के ही निवासी होने चाहिए। उनके लिए पहली शर्त है, अगर उनको टीचर का फार्म भरना है तो वो राजस्थान के निवासी होने चाहिए, वही फार्म भर सकते हैं। अब देखो, राजस्थान में आपको राजस्थान सरकार के अंडर में टीचर लगना है, सरकारी टीचर बनना है, तो सरकारी टीचर बनने के लिए आप राजस्थान के ही निवासी हो, ऐसी शर्त राजस्थान की सरकार नहीं लगा सकती। ये केवल संसद लगा सकती है। संसद कानून बना के लिखेगी कि भाई राजस्थान की सरकारी नौकरियों में 50% जो नौकरियां हैं वो यहाँ के ही निवासियों के लिए रिजर्व हैं, यहाँ के लिए निवासियों के लिए आरक्षित हैं।
केवल यहाँ के ही निवासी उन नौकरियों में लग सकते हैं। बताओ, ये संसद करती है 16-3। तो इसमें गलत क्या होता है? तुक्का कैसे गलत मारते हैं? आप कॉमन सेंस लगाते हो, आप कॉमन सेंस लगाओगे, यार ऐसे कैसे हो सकता है? राजस्थान की नौकरी संसद ब- बेवकूफ बना रहा है? नहीं, संसद आएगा ही नहीं। राजस्थान की नौकरी में राजस्थान की सरकार की चलेगी, हरियाणा की नौकरी में हरियाणा सरकार। आप उल्टा सोचते जाओगे। पंजाब की नौकरी है, अब बताओ उसमें ऑप्शन में देगा नहीं, संसद के पास ये शक्ति है, संसदीय अधिकार है कि किसी भी स्टेट की नौकरियों के लिए वो रिजर्वेशन कर सकती है वहां के रहने वाले लोगों के लिए। तो आपके उल्टा दिमाग लगेगा हमेशा कि नहीं नहीं यार, संसद का कोई मतलब ही नहीं। इतने में वो दूसरा ऑप्शन दे देगा जो आपने सोचा है। आप सोच रहे हो नहीं नहीं सर, किसी भी राज्य की नौकरियों के लिए उस राज्य की सरकार अधिकृत होती है कि वो अपने निवासियों को उन नौकरियों के लिए रिजर्व कर सकती है। तो आप तो जोश में कहोगे हाँ यस सर, टिक। गलत। इसलिए मैं यहां पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि ध्यान रखना, अगर किसी स्टेट की नौकरियों को वहां के निवासियों के लिए रिजर्व करना है तो आप ये पावर उस राज्य के पास नहीं है बल्कि संसद के ही पास है। तो क्या संसद ने कभी ऐसा किया है क्या? भाई संसद को आपने ये अधिकार तो दे दिया, तो क्या कभी संसद ने 16-3 तो शुरुआत से है, तो 16-3 में जब ये शक्ति दे दी संसद को, तो क्या संसद ने कभी ये शक्ति काम में ली? कभी कोई कानून बनाया और कानून बना के किसी राज्य की नौकरियों को वहां के लोगों के लिए आपने रिजर्व किया है क्या? बिल्कुल बनाया है। ऐसा कानून बनाया है। भाई संसद के पास कानून बनाने की पावर थी, तो संसद ने 1957 में एक कानून बनाया था, सार्वजनिक रोजगार नाम से एक ऐसा आपको रटना नहीं है, बस ये तो ऐसे समझाने के लिए है कि भाई 16-3 का प्रयोग किया 1957 में, एक उन्होंने कानून बनाया था और भारत सरकार को अधिकार दे दिया कि वह आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। अब देखो, कानून 16-3 के तहत इन्होंने एक कानून बना दिया 1957 में, ठीक है। और इस कानून में भारत की सरकार मतलब संघ सरकार को इन्होंने ये अधिकार दे दिया। अब देखो, संसद ने भी कानून के जरिए जो अपने वाला काम था ना, कि संसद कानून में लिख के बताएगी कि किस राज्य की नौकरियां वहां के लोगों के लिए रिजर्व हैं, उन्होंने कहा कि ये काम अब भारत सरकार बताएगी और भारत सरकार को अधिकार दे दिया क्या, कि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर और त्रिपुरा, ध्यान देना ये चार, इस 1957 के कानून में इन चार राज्यों का नाम लिखा उन्होंने कि ये कानून बनाया 16-3 के तहत। 16-3 ने कहा बना सकते हो, तो संसद बोली लो बना दिया, तो बना दियो। यो बनाए हो तो है कानून में के लिखियो कि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, यहां पर जितने भी गैर राजपत्रित, राजपत्रित का मतलब जो जैसे फर्स्ट ग्रेड है, ये राजपत्रित पद है, मोहर होती है ना इनके ऊपर, ये आपके वो अटेस्टेड करते हैं ना, तो ये होगा राजपत्रित। गैर राजपत्रित का मतलब जैसे सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इनके पास मोहर नहीं होती, ये आपके प्रमाणित नहीं कर सकते। आप जैसे कोई आय प्रमाण पत्र है, ये इनको प्रमाणित कराते हो, या कोई भी अन्य कोई सूचनाएं, कई बार आधार कार्ड बनाते हो तो वहां पर भी वो लिखा हुआ होता है राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराएं। तो इस कानून में इन्होंने क्या कहा, जितने भी गैर राजपत्रित पद हैं, उन गैर राजपत्रित पद भी कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, हिमाचल के, मणिपुर के और त्रिपुरा के, यहाँ इन सरकारों में जो भी गैर राजपत्रित पद हैं, उन पदों पर लोगों को भर्ती करने के लिए यहां पर निवासी होने की शर्त जोड़ दी थी इन्होंने। कि अगर आंध्र प्रदेश है, ऐसे समझो, अगर आपने इसमें चार स्टेटों के नाम दे दिए, अब आंध्र प्रदेश में मान लो थर्ड ग्रेड टीचर है, तो थर्ड ग्रेड टीचर है तो गैर राजपत्रित पद है, तो थर्ड ग्रेड टीचर आंध्र प्रदेश में की भर्ती निकालेगी कि हम थर्ड ग्रेड टीचर ले रहे हैं। तो इस थर्ड ग्रेड टीचर को मतलब कोई व्यक्ति है जिसको थर्ड ग्रेड टीचर बनना है आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन, ठीक है। तो अब ये 1957 का कानून क्या कहता है, अगर आपको आंध्र प्रदेश सरकार में थर्ड ग्रेड टीचर की नौकरी करनी है तो आपके पास वहां का मूल निवास कहाँ का होना चाहिए, आंध्र प्रदेश का, दूसरे स्टेट का नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि 1957 में संसद ने कानून बना के साफ कर दिया कि आंध्र प्रदेश में जो गैर राजपत्रित पद हैं, उन गैर राजपत्रित पदों के लिए वहां के ही, इन राज्यों के ही निवासी होने की शर्त जरूरी कर दी गई कि अगर आप वहां के ही निवासी हैं
तभी आप वहां के सरकार के गैर राजपत्रित पदों पर नौकरी प्राप्त करने के हकदार होंगे, वरना आप फार्म ही नहीं भर सकते। तो ये हुआ। तो आप इसलिए अपन इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं 16(3) पर, ये काम का है। यहाँ से मतलब गड़बड़ होता है अक्सर। 1974 में ये कानून खत्म हो गया। ये जो 1957 में जो कानून बनाया था ना, जिसमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए ये कुछ शर्त लगाएगी कि यहाँ के आप गैर राजपत्रित पदों के लिए निवासी, वहाँ के निवासी होने की जो शर्त है उसको अनिवार्य कर सकती है भारत सरकार। तो भारत सरकार को अधिकार दिया गया था, तो भारत सरकार कह सकती है कि आंध्र प्रदेश में जितने भी गैर राजपत्रित पद हैं 1974 से पहले तक, क्यों 1974 में तो कानून ही खत्म हो गया, तो वहां कह सकती है कि यहाँ गैर राजपत्रित पद हैं, उन पर वही व्यक्ति नौकरी लगेगा जो यहाँ का निवासी होगा। तो 1974 में ये एक्ट ही समाप्त हो गया, तो ये एक्ट खत्म हो गया। तो 16(3) से 1957 में एक्ट बनाया गया और 1974 में इस एक्ट को खत्म कर दिया गया। तो अब क्या 16(3) के तहत संसद ने ऐसा किसी भी राज्य के लिए कोई भी एक्ट बनाया हुआ है क्या? अब है क्या? उत्तर है नहीं। एक ही बनाया था और वो 74 में हो गया खत्म। तो अब 16(3) के तहत संसद का बनाया हुआ कोई एक्ट है ही नहीं। अभी भी देखो, फिर और देखो, बात को आगे देखो। अभी भी आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में नौकरियों के लिए निवास की शर्त है। अगर आपको आंध्र प्रदेश सरकार में कोई नौकरी करनी है, तेलंगाना की सरकार में अगर आपको कोई नौकरी लगना है, तो आप वहां के निवासी होने चाहिए। ये वहां अभी भी अनिवार्य है। लेकिन ये जो है ना कि आपको आंध्र प्रदेश सरकार में कोई सरकारी नौकरी करनी है, तेलंगाना सरकार में अगर आपको कोई सरकारी नौकरी लगनी है, तो आप उसी राज्यों के निवासी होने चाहिए, उसी राज्य का आपके पास मूल निवास होना चाहिए। ये जो शर्त है ना, ये शर्त कोई 16(3) के तहत संसद ने कानून बना करके ये शर्त नहीं लगाई है। ध्यान रखना है। अभी भी आंध्र प्रदेश में तो ये व्यवस्था है कि आंध्र प्रदेश की अगर कोई सरकारी नौकरी चाहिए आपको, तो आप वहां के निवासी बनो पहले। वहां वहां का मूल निवास बनाओ, और मूल निवास बनाओगे तभी वहां सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरोगे, वहां है ही। लेकिन गजब बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो निवासी वाली शर्त है, ये हमने तो ये देखा है कि संसद कानून बना के ये शर्त जोड़ सकती है, ये शर्त लगा सकती है। और संसद ने कानून बनाया भी था, और 4 राज्यों में ये शर्त लगाने का अधिकार भारत सरकार को भी दिया था। और गैर राजपत्रित पदों पर ये निवासी वाली जो शर्त है कि निवास, आप वहां के निवासी होने चाहिए, जो ये शर्त पूरी करेगा वही ये फार्म भर सकता है। 4 राज्यों के लिए किया भी था, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, मणिपुर और त्रिपुरा, यहाँ किया था। लेकिन 74 में कानून तो खत्म हो गए। तो फिर ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये कैसे काम कर रहा है? ध्यान दो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये जो शर्त है निवास वाली, यहाँ की सरकारी नौकरियों के लिए, ये शर्त कानून से नहीं आई है, ये आई है संविधान से। सुन लिया आपने? ये शर्त कहां से आई है? संविधान से आई है। तो बहुत गहरा प्रश्न आपके बना सकता है वो, कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारी नौकरियों में निवास की जो शर्त है 16(3) के अंतर्गत संसद के बनाए हुए कानून से है, या कानून द्वारा यह शर्त जोड़ी गई है। तो ध्यान रखना, बेवकूफ बना दिया आपको, क्रॉस लगा दो कि नहीं है सर, ये 16(3) के तहत संसद के कानून से ये शर्त, निवास वाली शर्त नहीं लगाई गई है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। पहले थी 74 तक। अब जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो ये निवास की शर्त है, ये इसने नहीं लगाई 16(3) ने, क्यों? 16(3) वाला कानून तो खत्म ही हो गया है। जब खत्म हो गया तो उस कानून से कोई शर्त तो कैसे बचेगी? कानून गया तो शर्तें भी गई। तो फिर भी यहां कैसे चल रहा है 74 के बाद में? यहां अब शर्त कहां से आ गई? शर्त आ गई संविधान की वजह से। यहां ये शर्त है ना, ये सीधे संविधान ने लगाई हुई है, ये देखो। यानी संविधान ने ये विशेष छूट दे रखी है इन लोगों को, कि इन लोगों को खुद संविधान कहता है कि आप अपने यहां की नौकरियों में अपने लोगों को प्राथमिकता दो, और दे सकते हो आप। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, कि आंध्र प्रदेश की सरकार और तेलंगाना की सरकार अपनी नौकरियों में अपने ही लोगों को प्राथमिकता देंगी?
वो ऐसा कर सकती है आंध्र प्रदेश की सरकार कि वो कह सकती है कि फलाने पदों पर तो हम केवल और केवल अपने ही राज्य के लोगों को उन पदों पर नौकरियां देंगे, औरों को नहीं देंगे। कर सकती है ऐसा। और ये ऐसा करती है तो कौन से अनुच्छेद के तहत करती है? 371 डी। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पल्ले पड़ी क्या बात कुछ, या मैं ऐसे ही मतलब समझा रहा हूँ? कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? ये इतनी देर से अपन कहानी गा रहे हैं। आ रहा है, समझ आ गया सर। समझ आ रहा है तो देखो, अभी समझ आ रहा है तो अभी पूछ भी लेंगे। तो देखो, अपन ने साफ मेंशन कर दिया है, लिख दिया है कि ये 371 डी है। तो अब आपसे कोई पूछे कि यहां और यहां दोनों जगह नौकरियों के लिए यहां का निवासी होना जरूरी है, और यह शर्त, इस शर्त का उल्लेख कहाँ है, कौन से कानून में है, कौन से संविधान में कहाँ है? तो आप बेवकूफ नहीं बनना कि आप कहीं गीत गाने लग जाओ, सर एक कानून बना हुआ है, उस कानून में कहा हुआ है कि आंध्र प्रदेश की नौकरियों के लिए आंध्र प्रदेश का निवासी होना जरूरी है ना। गलत। ये 371 डी में लिखा हुआ है कि यहाँ की सरकार यहाँ की नौकरियों को यहाँ के लोगों के लिए आरक्षित कर सकती है, रिजर्व कर सकती है, सुरक्षित रख सकती है कि ये नौकरियां यहीं के लोगों के लिए हैं, यहीं के लोग इन नौकरियों को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कर सकती है। तो ये मैंने आपको कई बार बता दिया, अब ध्यान रखना। इसमें विशेष उपबंध की विशेष मतलब 371 डी अब ये है। ये कहाँ से आया, कब आया ये? 371 में ये जो डी आया ना, ये आया 32वें संविधान संशोधन से, जो 1973 में किया गया था। तो देखो 74 में जैसे ही ये खत्म किया, ये आ गया अब 73 में, ये आ गया। एक साल पहले ही इनको पता था कि वो कानून खत्म करेंगे। अब संविधान में ही लिख देते हैं, लफड़ा ही खत्म है ना। और संविधान तो सर्वोच्च है, तो संविधान की बात की तो पालना करनी करनी है। तो 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए इस तरह की व्यवस्था कर दी गई कि यहाँ की सरकारें अपनी नौकरियों में यहाँ के निवासियों को प्राथमिकता दे सकती हैं, उनके लिए पद रिजर्व कर सकती हैं, उनके लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन किया जा सकता है। वहाँ के निवासियों की जो वहाँ का निवासी होने की शर्त वो बाकायदा अपनी नौकरियों के फॉर्म भरते वक्त लगा सकती हैं, विज्ञप्ति में ये ऐसी शर्तें वो जोड़ सकती हैं। तो ये हो गया 371 डी। अब देखो, 19 19 का एक, एक के डी और ई में, 19 के एक के डी और ई में क्या लिखा हुआ है? कहीं भी भारत में घूमो और कहीं भी बसो, ये लिखा हुआ है। निवास, निवास का मतलब कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी संचरण, कहीं भी घूम सकते हो। ये डी और ई में दो स्वतंत्रताएं हैं। लेकिन इन स्वतंत्रताओं में भी झोल है, ये स्वतंत्रताएं भी खुल्लम खुल्ला नहीं है। अब समस्या यही है कि अपना समय कम है, इसलिए इसको फिर अपन बाद में ही करेंगे, वरना आधी अधूरी सी रह जाती है। तो इसके नोट्स तो मैंने कर दिए होंगे आपको, तीन, तीन शायद 3 पेज थे, वो मैंने भेज दिया आपको। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा नागरिकता। हम नागरिकता की बात करने वाले हैं, और नागरिकता में भी हम आज हम बात करेंगे कि भारत में एकल नागरिकता है। यानी भारत के आप किसी कोने में रहें, किसी क्षेत्र में रहें, आप केवल भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। आप चाहे किसी राज्य में रहें, किसी जिले में रहें, आप उस राज्य के नागरिक नहीं होते हैं। आप उस राज्य के मूल निवासी हो सकते हैं, निवासी हो सकते हैं, लेकिन आप नागरिक नहीं होते हैं। नागरिक आप पूरे भारत के ही कहलाते हैं। तो फिर प्रश्न ये पैदा हुआ, सवाल ये पैदा हुआ कि जब आप भारत के ही नागरिक हैं, भारत में आप कहीं भी रहें, चाहे आप किसी कोने में रहें, जब आप सबको भारत के ही नागरिक के रूप में माना जाता है, तो फिर नागरिक नागरिक के बीच में भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। या इस मान्यता के हिसाब से कि भाई सारे के सारे लोग जो भारत के नागरिक हैं,
उनको केवल भारत का ही नागरिक माना जाता है। इसका मतलब जो भी नागरिक है उनके पास एक ही नागरिकता है कि वो सारे भारतीय हैं। जब सारों को आप एक ही नागरिकता दे रहे हो, एक जैसा ही मान रहे हो, तो फिर आप नागरिक नागरिक के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा था कि नागरिक नागरिक के बीच में भेदभाव होता है। उसमें हम पढ़ते पढ़ते आ गए थे, हमने 15 नंबर को देखा था कि 15 नंबर है, वो भी कह रहा है कि आप 5 आधार हैं, इनको तो आप भूल जाओ, इन आधार पर तो आपके साथ राज्य भेदभाव कर ही नहीं सकता। लेकिन इन 5 के अलावा जो छठा कोई भी आधार है, जैसे निवास का आधार है, तो उस निवास के आधार पर राज्य है वो भेदभाव कर सकता है। राज्य अपने जो लोग हैं, अपने जो निवासी लोग हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा छूटें दे सकता है। इसका मतलब मैं वैसे का एकल नागरिकता के सिद्धांत के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि सारे नागरिक एक जैसे हैं, लेकिन कुछ संवैधानिक प्रावधान ऐसे हैं, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो लगता है कि इस बात को नहीं मानते। और उन प्रावधानों को देखने पर यह लगता है कि नहीं, एकल नागरिकता होने के बावजूद भी नागरिक नागरिक के बीच में भेदभाव हो सकता है। अगर राजस्थान का कोई नागरिक है, हरियाणा का कोई नागरिक है, और राजस्थान की जो सरकार है अगर वो अपने शिक्षण संस्थानों में अपने लोगों को कुछ एक्स्ट्रा छूट देना चाहें, तो 15 नंबर कहता है कि आप दे सकते हैं। फिर हमने बात की थी, आपको ध्यान आ रहा हो तो 16(3) की बात की थी। 16(3), ये 16 का मतलब ही नौकरियों की बात करता है। 16 लोक नियोजन यानी नौकरियों की बात कर रहा है, सरकारी नौकरियों की बात कर रहा है। तो 16(3) में हमने एक सबसे खास बात देखी थी, अगर आपको अभी भी याद हो, कि हमने ये कहा था कि किसी भी राज्य की कोई सरकारी नौकरी है, उस सरकारी नौकरी में केवल और केवल आप वहीं के लोगों को लगाने की शर्त, केवल और केवल वहीं के निवासी लोग ही, वहां के जो निवासी हैं वही उन नौकरियों को प्राप्त कर सकते हैं, उन नौकरियों में लग सकते हैं। ये शर्त अगर जोड़नी हो, तो ये काम राज्य की सरकार का नहीं है, राज्य की विधानसभा का नहीं है, ये काम संसद का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार, बहुत बार अपन नॉर्मली जब अपन ऐसे ही फ्लो में पढ़ के जाते हैं तो अपन गलत कर देते हैं कि यार ये तो राज्य को भी पावर होगा। नहीं, अगर किसी भी राज्य की सरकारी नौकरियों में अगर वहीं के निवासियों को आपको प्राथमिकता देनी है, या केवल वहीं के निवासियों से ही वो पद भरे जाने हैं, वो नौकरियों में केवल वहीं के निवासियों को ही लगाना है, और अगर आप ऐसी शर्त डालते हो कि ये फला फला पद ऐसे हैं, अमुक पद ऐसे हैं, इन पदों पर अगर कोई, इन पदों पर कोई नौकरी हासिल करना चाहता है, इन पदों को कोई हासिल करना चाहता है या लगना चाहता है, तो केवल वो उस राज्य का ही निवासी होना उसके लिए अनिवार्य है। अगर आप ऐसी शर्त जोड़ना चाहते हो तो ये काम राज्य नहीं कर सकता, ये काम संसद कर सकती है। देश के किसी भी राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए ऐसा किया जा सकता है। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि इसी 16(3) के तहत उन्होंने एक कानून बना दिया था 1958 में, और फिर बाद में उसको 1974 में खत्म किया गया था। और उस कानून के द्वारा उन्होंने 3-4 राज्य ऐसे थे जिनके मैंने कहा था नाम थोड़े याद कर लेना आपको। एक तो नाम था उसका आंध्र प्रदेश, एक हिमाचल, और एक मणिपुर, और एक त्रिपुरा। ये 4 ऐसे स्टेट थे कि इन स्टेटों में जो गैर राजपत्रित जो नौकरियां हैं, उन नौकरियों के लिए वहां के निवासी होने की शर्त को भारत सरकार अनिवार्य कर सकती है। तो ये एक 16(3) के तहत ये कानून बनाया गया था, और इस कानून में 4 राज्यों की बात की गई थी कि इन 4 राज्यों की सरकारी नौकरियों के लिए वहां का निवासी होने की शर्त आप लगा सकते हैं, भारत सरकार लगा सकती है। 1974 में यह कानून खत्म हो गया था। लेकिन ये कानून तो खत्म हो गया, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना बाद में बना है 2014 में, तो ये कह रहा है कि आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है, उस तेलंगाना में भी जो नौकरियां हैं, उन नौकरियों के लिए निवास, वहाँ के निवासी होने की जो व्यवस्था है, वहाँ के निवासी होने की जो शर्त वाली जो व्यवस्था है, वहाँ अभी भी कायम है। लेकिन ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की नौकरियों में वहां के निवासी होने की जो शर्त वाली व्यवस्था है, वो इस 16(3) के कानून के तहत नहीं है। वो अभी अभी हम एक प्रश्न पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था, 371(d), जो ये जो व्यवस्था है ये 371(d), और आजकल इसके साथ ही ई है, तो 371(d), ये डी शुरुआत में डी कब आया था? 1900 1973 में ये 32वां संविधान संशोधन हुआ था, और इस 32वें संविधान संशोधन के द्वारा 371 में डी
एक खंड जोड़ा गया और इस डी खंड में ये बात की गई आंध्र प्रदेश की, क्योंकि उस समय तो आंध्र प्रदेश ही था। तेलंगाना 2014 में बना, और जब तेलंगाना बन गया तो तेलंगाना के लिए भी प्रावधान कर दिया गया और ई को इसी के साथ मिला दिया गया। 371 डी ई, यानी कि 371 डी और ई, ये दोनों है ना, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान करने की बात करते हैं, विशेष व्यवस्थाओं की बात करते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये आपका रिवीजन हो गया है, रिकेप हो गया है एक तरह से। अब बढ़ते हैं, तीसरा ऐसा क्या चीज है संविधान में जो नागरिकों के बीच में भेदभाव करती है। तीसरी बात यह है कि जो 19 है, 19 नंबर, आपको ध्यान हो 19 में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। 19 का भाग एक और भाग एक के उपभाग, मतलब उपखंड डी और इसका उपखंड ई, यानी कि 19 एक का भाग हो गया एक, इसका जो उपखंड डी और ई, ये एक तो घूमने की और कहीं पर भी बसने की आजादी देते हैं। डी और ई क्या है? डी संचरण मतलब घूमने की, निवास मतलब कहीं पर भी रहने की आजादी देते हैं। लेकिन इस आजादी में भी भाई देश आपका है, आप इस देश के नागरिक हैं, तो कहीं पर भी इस देश में घूमिए, कहीं पर भी आप रहना चाहते हो, जमीन खरीदना चाहते हो खरीदो, रहो, मकान बनाओ, क्या दिक्कत है? 19(1)(डी)(ई बोलता है ऐसा, करो आप। लेकिन यहां पर भी है ना, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप जाकर के रह नहीं सकते, बस नहीं सकते, वहां पर बिना किसी रोक टोक के घूम नहीं सकते। इसका मतलब आप वैसे तो आपको कह रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, सभी नागरिकों के लिए भारत पूरा खुला पड़ा है, कहीं घूमिए कहीं रहिए, लेकिन फिर यहाँ आ गए ना, फिर ऐसे लगता है कि न, एकल नागरिकता दिख नहीं रही है। ऐसे लग रहा है कि एकल नागरिकता होने के बाद में भी नागरिकों को एक समान नहीं माना जा रहा। अगर एक समान मानते तो आप, आपके लिए पूरा देश खुला पड़ा रहना चाहिए, आप कहाँ जाना चाहते हो वहां देश में कहीं घूमो, क्योंकि ये देश तो आपका है और आप इस देश के नागरिक हैं। आप कोई राज्य के तो नागरिक है नहीं, राज्य के होते तो एक बात समझ में आती, भाई एक राज्य के नागरिक है, दूसरे राज्य में जाओगे तो दिक्कत है। चल, आप तो पूरे भारत के नागरिक हैं, तो आप भारत में कहीं घूमिए कहीं, वैसे क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र हैं, यानी कि आप सिंपली अगर ये कहें तो जो आदिवासी बहुल जो एरिया हैं, जहां पर जनजातियां रहती हैं, उन एरियो को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है कि आप संचरण कीजिए, लेकिन इन एरियो को छोड़ के कीजिए आप। ऐसा नहीं है आप कहो कि ना हमें तो 19(1)(डी)(ई में आजादी दी हुई है, हम तो जाके है ना अंडमान निकोबार में जो जनजातीय क्षेत्र है, हम तो वहीं प्लाट लेंगे और वहीं बसेंगे। तो फिर संविधान है ना, फिर सरकार ये कहती है फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है कि वहां की वो जनजातियां आपके साथ क्या करेंगी, वो आप जानो और आपका काम जाने। तो इन ऐसे जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है कि आप इन क्षेत्रों में आप बिना सरकार के कोई परमिट लाइसेंस या बिना अनुमति के यहाँ नहीं घूम सकते। यानी अबाध संचरण, यहाँ आकर के अबाध संचरण पर रोक लग जाती है। बाकी पूरे देश में घूमिए, इन क्षेत्रों को छोड़ दीजिए। बात समझ में आएगी? आप बाकी देश में कहीं बस जाइए, यहाँ प्लाट लेके बस नहीं सोच रहे हो ना, आप कह रहे हो मैं तो अंडमान निकोबार में भी उस द्वीप पर बसूंगा जहाँ विशेष जनजातियां हैं, जिनको संविधान ने जहां पर सरकारों ने मना कर रखा है कि आप ऐसे नहीं जा सकते, जाओगे तो परमिशन ये वो कई तरह के बना रखे हैं उन्होंने नियम, उन नियमों की पालना आप चोरी छुपे वहां चले गए, तो फिर आप ही जानो, आपका काम, आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ है। अगर आपने कानून तोड़ के वहां गए हैं तो आपके ही जिम्मे है, जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो ध्यान रखना, यहां पर भी स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो रही है। ठीक है। अब देखो 4 नंबर, ये और कौन कौन सी जगह है जहां ये लगता है कि नहीं यार, ऐसे लग रहा है कि एकल नागरिकता है ना यहाँ पर भी अपने को कम नजर आती है। ये क्या कह रहा है, 2019 से पहले की बात करूं, 2019 से पहले आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था, मतलब एक विशेष राज्य का दर्जा। याद आ रहा है आपको? 5 अगस्त 2019 को ये स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया, इसका ये एक विशेष राज्य का दर्जा खत्म करके इसको एक सामान्य राज्य बना दिया गया, औरों की तरह बना दिया। ये कह रहा है कि 2019 से पहले अगर आप बात करो ना जम्मू कश्मीर की,
तो यहां आकर के भी आपकी एकल नागरिकता फैल दिखती थी। फैल कैसे? आप पूरे भारत में घूम लो, पूरे भारत में कहीं बस जाओ, ये या तो जनजातीय क्षेत्रों को या, लेकिन जम्मू कश्मीर में आते ही आपके नियम कानून कायदे फेल हो जाते थे। यहाँ साफ लिखा हुआ होता था जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कानून लागू होगा, जम्मू कश्मीर को छोड़ के नियम लागू होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास स्पेशल स्टेटस था, एक विशेष राज्य का दर्जा था। यहाँ पर कोई कानून तभी काम करेगा जब यहाँ की विधानसभा ओके करती थी। तो ऐसे लगता था आप भारत में, आप ऐसे लग रहा है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके आप पूरे भारत के नागरिक हैं, बस जम्मू कश्मीर के दरवाजे आपके लिए खुले नहीं है। 2019 से पहले की बात बता रहा हूं। तो 2019 से पहले तो स्थिति ये थी कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास ये तक पावर था कि जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं ना, उन रहने वालों में वहां के परमानेंट रेजिडेंट कौन है, स्थायी निवासी कौन है, ये तक भी कौन परिभाषित करता था? वहां की विधानसभा बताती थी कि फलाने फलाने आदमी, ये कंडीशन फुलफिल करने वाले आदमी स्थायी निवासी। तो इतना मतलब वहाँ उनको एक विशेष उनके लिए प्रावधान थे, उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था कर रखी थी। विधानसभा को इतना पावरफुल बनाया हुआ था कि वो बताते थे कि जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी कौन है, और इन स्थायी निवासियों को यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन सी विशेष सुविधाएं मिलेंगी, कौन कौन सी विशेष छूट मिलेंगी, कौन कौन से विशेषाधिकार मिलेंगे। चाहे वो संपत्ति खरीदने का मामला हो, चाहे वो संपत्ति, चाहे यहाँ की नौकरियों का मामला हो, यानी कि अलग अलग कोई नौकरियों में, संपत्ति खरीदने में, और राज्य सरकार की तरफ से कोई छात्रवृत्ति मिलने में या अन्य दूसरी सुविधाएं मिलने में, इनको, इन स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार मिलेंगे। ये भी तय कौन करता था? जम्मू कश्मीर की विधानसभा। तो बताओ, यहाँ पर आकर के आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यार यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है एकल नागरिकता तो फैलसी हो गई? 2019 से पहली बात बता रहा हूँ, 2019 से तो सामान्य स्टेट की तरह इसका हो गया। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि संसद कानून बनाए, यहाँ की विधानसभा कहे तो ही लागू होगा, अब तो पूरे देश में ही वो लागू होगा, क्योंकि स्पेशल जो इसके लिए प्रोविजन था वो खत्म हो गया। लेकिन पहले देखो आप, पहले कमाल था। यानी कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला कौन आदमी यहाँ का स्थायी निवासी है, ये वहां की विधानसभा तय करती थी। वो बताती थी कि फलाने फलाने आदमी यहाँ के स्थायी निवासी हैं और इनके पास ये विशेष सुविधाएं होंगी। तो जो स्थायी निवासी होते थे, उनको सरकार की नौकरियों में, अब मान लो आप जम्मू कश्मीर में रह तो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने, आप वहीं पैदा हुए, वहीं सब है, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा के कानून के हिसाब से अगर आप स्थायी निवासी नहीं है ना, तो वहाँ की नौकरियों में, वहाँ प्रॉपर्टी खरीदने में, वहाँ अन्य योजनाओं का लाभ उठाने में आपको मदद नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना। आपको वहां जो विशेषाधिकार होते थे पहले, वो केवल और केवल विधानसभा द्वारा घोषित स्थायी निवासियों को ही मिलते थे, वो ये जो छूटें मिलती थी पहले, ये था। और ये क्यों हो रहा था? इसकी वजह से, 370 की वजह से। क्योंकि 370 ने राष्ट्रपति को पावर दिया था कि आप आदेश निकाल करके इस तरह की कुछ भी स्पेशल व्यवस्था जम्मू कश्मीर के संबंध में कर सकते हैं। तो 370 के तहत 1954 में राष्ट्रपति महोदय ने एक आदेश निकाला था। और फिर 2019 में फिर 370 के तहत ही 2019 में राष्ट्रपति ने एक नया आदेश जारी किया, और इस आदेश के द्वारा 1954 को उड़ा दिया, और अनुच्छेद 370 में जो स्पेशल जो दर्जा दिया हुआ था जम्मू कश्मीर को, वो समाप्त कर दिया गया। ये आपको पता है। अब देखो आगे। अब ये जो स्टार लगा रखे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई भारत ने मना किया है कि भारत का कोई आदमी, यानी भारत का कोई नागरिक है, वो अगर भारत का नागरिक रहते हुए किसी और की नागरिकता ले, तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये तो भारत का कानून कहता है। लेकिन अगर कोई दूसरा देश है, उसका कानून इस तरह की कोई रुकावट पैदा नहीं करता, इस तरह की रोक नहीं लगाता। वो मान लो ये भी तो कह सकता है कि हमारे देश का नागरिक रहते हुए आप भारत के नागरिक रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक ही समय में एक साथ दो दो तीन तीन देशों की नागरिकता लेने की सुविधा देते हैं।
कि आप उन देशों के नागरिक रहते हुए भी दूसरे देश के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन भारत नहीं देता। भारत ये कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही रहिए, पूरी तरह से वफादारी निभाइए, पूरी तरह से निष्ठावान बनिए। भारत का मतलब भारत की। अगर आप दूसरे की नागरिकता लेते हैं तो फिर भारत की नागरिकता खत्म होगी। आप एक के वफादार बनिए, सबके वफादार बनने की जरूरत नहीं है। ये भारत के इस इसका मतलब ये है। लेकिन कई देश ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपका जी कर रहा है दूसरे देश की नागरिकता लेने में तो ले सकते हो। तो वहां पर ऐसे देश हैं जहां पर एक ही समय में एक से ज्यादा देशों के आप नागरिक बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंग्लैंड है, वहां पर ऐसा है कि आप दो देशों के ना, इंग्लैंड में आप इंग्लैंड के तो नागरिक हैं, इसके अलावा अगर आपको किसी इंग्लैंड का नागरिक रहते हुए अगर आपको दूसरे देश की नागरिकता चाहिए तो आप नागरिक बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी है। आप ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, आप कह रहे हैं मैं तो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक तो पहले हुई, अब मैं भारत का भी नागरिक बनना चाहता हूं। तो अगर आपको भारत की नागरिकता मिल जाती है तो ऑस्ट्रेलिया वालों सरकार को कोई हर्ज नहीं है, उनके कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं ठीक है दो रखो, क्या दिक्कत है। अमेरिका की भी कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका कहता है हमारी कोई दिक्कत नहीं है, आप दो देशों की नागरिकता रखो, क्या दिक्कत है हमें। कनाडा भी कह रहा है हमारी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं और नागरिक भारत के हैं प्लस आप कह रहे हो मैं तो एक दो और देशों की भी नागरिकता ले लूं, तो भारत कह रहा है फिर आप उन्हीं के रहिए। आप हमारे से हमारे को ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये सीधा कह रहे हैं कि आप जिसके नागरिक, आप एक समय में भारत के नागरिक रहते हुए दूसरे के नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। लेकिन ये जो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा ये कह रहे हैं आप हमारे नागरिक हैं, और हमारे नागरिक रहते हुए अगर आप किसी और दूसरे देश के नागरिक बनना चाहते हैं तो बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब देखो, 1963 के स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ये एक मामला है, एक केस है। इतना आपको याद नहीं करना है, बस एक आप आइडिया सा बना लेना कि कोई स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इस तरह का कोई 1963 का एक मामला था, एक केस था। और इसमें, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विधिक व्यक्ति भारत के अंदर नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। विधिक, आपको पता है विधिक व्यक्ति वो व्यक्ति है जो प्राकृतिक व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन किसी कानून के द्वारा उसको व्यक्ति के ही बराबर का दर्जा दिया हुआ है, जैसे कोई कंपनी हो सकता है, कोई निगम हो सकता है। तो इस मामले में उन्हें आजकल ऐसे बहुत आते हैं, आजकल इस तरह के बहुत आते हैं। बताइए कौन से केस में, कौन से वाद में, कौन से मामले में यह कहा गया कि जो भारत में विधिक व्यक्ति है वो नागरिक नहीं बन सकता? ये कौन से मामले में कहा गया? अब आपको चार ऑप्शन दे देगा, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, कोई केशवानंद, कोई मुंबई केस, कोई DS नकारावाद, कोई स्टेट ट्रेडिंग, ऐसे पता नहीं कितने दे देगा। तो आपको विशाखावाद, कई केस हैं ऐसे, बहुत सारे केस हैं। तो आपको लगभग लगभग है ना, वो तो अपन कभी जैसे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, न्यायपालिका अपन पढ़ेंगे तो वहां आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आ रहे हैं तो साथ के साथ याद करते हुए चलना है कि कौन से केस में कहा था कि भारत में विधिक व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता। ये 1963 का केस है। पूरा रटने की जरूरत नहीं है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन नाम से केस आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था। अब चलते हैं नागरिकता के प्रकार की ओर। नागरिकता के प्रकार के बारे में क्या कहता है? अब देखो, नागरिकता जो है वो, ये जो प्रकार है ना नागरिकता का प्रकार, ये प्रकार, ये जो बंटवारा है नागरिकता का, दो प्रकार, ये दो प्रकार हैं कि आप नागरिकता किन आधार पर आप नागरिकता लेते हो, ये ध्यान रखना। ये ऐसे फैक्ट में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन वही है जैसे कथन आधारित अभी अपन ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, उनमें ही ऐसे प्रश्न डाल देता है। और वो वही बच्चे कर पाते हैं जिनकी समझ तगड़ी हो, ये आप ध्यान रखो। रटने वाला यहां आके फेल हो जाएगा। रटने वाला तो ये रट लेगा, 1973 का केशवानंद केस है।
अब केशवानंद केस के जो फैसले से क्या अर्थ निकल के आया, उस पर स्टेटमेंट में वो फेल हो जाएगा। वहां वो अपना दिमाग नहीं लगा सकता, वो तो रट के है सब। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो नागरिकता के जो दो टाइप है ना, ये टाइप किस आधार पर आपने ये बंटवारा किया है? ये बंटवारा किया है कि आपको नागरिकता, जो नागरिकता है वो मिलती कैसे है, क्या चीज देख करके आप नागरिकता देते हो। तो नागरिकता मिलने के जो आधार है ना, कि जब आप किसी को नागरिकता दे रहे हो तो आप क्या मतलब देखते हो, कौन कौन सी चीजें चेक करते हो, कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स देखते हो, क्या चीजें, कौन कौन सी शर्तें हैं जो पूरी होने पर आप नागरिकता देते हो। तो ये जो दो टाइप है ना, ये दो टाइप में बंटवारा है उनकी नागरिकता के मिलने वाले आधारों के आधार पर, कि आपने किन किन चीजों के आधार पर नागरिकता दी है, या नागरिकता देने के आधार क्या हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन सी ऐसी वजह हैं, कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिनको देख करके, जिनके पूरा होने पर आप नागरिकता देते हो। तो नागरिकता के दो प्रकार हैं। एक है जस सेंगुइनिस, ये नाम थोड़ा सा ऐसे ही है, सेनगुएनिस। और ये है जस सोलाई, और ये है जस सेनगुइनिस। तो जस सेनगुइनिस क्या कहती है? जस सेनगुइनिस ये जो टाइप है, ये कहता है कि यहां पर जब आप किसी को नागरिकता देते हो, तो यहां पर रक्त संबंधों को आप देखते हो। यहां पर किसी व्यक्ति को अगर नागरिकता देने की बात आती है, तो नागरिकता जो मिलती है वो रक्त संबंधों के आधार पर मिलती है। रक्त संबंधों का मतलब वंश, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनके आधार, कि वो कहाँ से हैं, किस देश से हैं, उनके आधार पर अगर आपको नागरिकता मिले, तो उस वो नागरिकता किस टाइप में आती है? जस सिंग्विनिस। तो रक्त का अधिकार, रक्त का अधिकार का मतलब आपके माता पिता, रक्त संबंधी, आपके जो रक्त संबंधी रिश्तेदार है, रक्त संबंधी रिश्तेदार में कौन आ गए? माता पिता, दादा दादी, नाना नानी। मम्मी वाले साइड से तो नाना नानी आ गई, और पिताजी वाले साइड से आ गए दादा दादी। तो अगर ये देख करके अगर आप नागरिकता देते हो कि आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी कहाँ से हैं, उनके आधार पर अगर आप किसी व्यक्ति को नागरिकता देते हो, तो वो कैसी है? जस्ट सेंग्विनिस। तो इसको हम कह सकते हैं रक्त का अधिकार कह सकते हैं, वंश का अधिकार कह सकते हैं, या वंश के आधार पर मिलने वाली नागरिकता। वंश का मतलब आप समझते हो, वंश का मतलब आपके बाप दादा, आपके नाना नानी, दादा दादी, आपके मम्मी पापा, वो कहाँ से हैं, वो किस देश के नागरिक हैं, उनको देख करके अगर आप उनके बच्चों को नागरिकता देते हो, तो वो होगी जस्ट सेंग्विनिस। आई थिंक, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है। ये आपके यूपीएससी लेवल में इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं आजकल, पता नहीं है दूसरे स्टेट पीसीएस में भी आ जाते होंगे, दूसरों में भी आ सकते हैं, लेकिन आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो रक्त का अधिकार या वंश का अधिकार, इसको हम क्या कह सकते हैं? रक्त का अधिकार। यानी कि आप क्या कह रहे हो कि कोई बच्चा कह रहा है कि ये नागरिकता मिलना, ये नागरिकता मेरे द्वारा हासिल करना मेरा अधिकार है। और वो क्यों कह रहा है कि ये नागरिकता लेना मेरा अधिकार है? क्यों? वो अपने रक्त संबंध के आधार पर, रक्त संबंध का मतलब वो कह रहा है कि नहीं, मेरे मम्मी डैडी, मेरे माता पिता इस देश के नागरिक हैं, इसलिए मुझे इस देश की नागरिकता मिलेगी ही मिलेगी, ये मेरा अधिकार है, इस देश की नागरिकता लेना मेरा अधिकार है, दया नहीं है। तो रक्त का अधिकार हो गया कि रक्त संबंध के आधार पर आपको ये नागरिकता मिलेगी ही मिलेगी, ये अधिकार है। वंश का अधिकार वही है, रक्त का और वंश का तो एक ही बात होती है। वंश आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इस वंश के आधार पर अगर आप दावा करते हैं कि आपको ये नागरिकता मिले, और आपका ये दावा, और दावा क्या है? ये तो अधिकार है। आप कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो नागरिकता मिलना मेरा कानूनी अधिकार है, क्योंकि कानून मुझे देता है। तो इसमें रक्त संबंध या वंश, जैसे माता पिता किस देश के नागरिक हैं, वह नागरिकता बच्चे को मिल जाए, चाहे वह कहीं भी जन्मा हो। यह 19वीं सदी में जर्मनी में बहुत चलता था। ये जो नागरिकता का टाइप है, ये 19वीं सदी में जर्मनी में ज्यादा यूज होता था। कि अगर इसको और आप थोड़ा सिंपलीफाई कैसे समझेंगे?
अगर मान लो कि कोई एक बच्चा है, ए नाम से, इसके मम्मी पापा हैं बी और सी। बी और सी, इसके जो मम्मी पापा हैं वो हैं भारत से, और ये दोनों किसी, बी और सी मम्मी पापा हो गए, ये भारत के नागरिक हैं। ए इनका बच्चा है और इस बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ। मान लो ये अमेरिका में नौकरी करते हैं और वहीं पर इस बच्चे का जन्म हुआ। तो इसका मतलब ये दोनों तो भारत के हैं कि नहीं है? इसके, इसकी मदर और इसके फादर कहाँ के हैं? भारत के। लेकिन इनके जो बच्चे का जन्म किस किस देश की जमीन पर हुआ, किस देश की धरती पर हुआ? अमेरिका की। भारत की धरती पर तो नहीं हुआ। तो अब जो ये जो ए नाम का जो बच्चा है, ये ये ए नाम का जो बच्चा है, इसकी नागरिकता अगर ये देख करके दी जाए कि नहीं, चाहे भले ही इसका ना जन्म किसी दूसरे देश की जमीन पर हुआ हो, दूसरे देश की धरती पर हुआ हो, लेकिन चूंकि इसके मम्मी पापा भारत के हैं, तो जन्म इसका कहीं पर भी हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए भी भारत का ही नागरिक कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने ए को जो नागरिकता देते वक्त वो कहाँ जन्मा ये देखा, कि ये देखा कि उसके मम्मी पापा किस देश के हैं? बताइए। भाई अपन ने, अपन ने जैसे इस, मान लो इस बच्चे को आपने नागरिकता दी, आपने ये देखा कि इसके मम्मी पापा कहाँ से हैं, तो इसका मतलब ये जो नागरिकता इस बच्चे को मिली, ये जस्ट सेंगुइनिस प्रकार की नागरिकता है। क्यों? क्योंकि वंश को देख करके नागरिकता दी आपने, न कि ये देख के कि कहाँ जन्मा है। तो ये इस तरह की नागरिकता का प्रचलन 19वीं सदी में कहां पर था? जर्मनी में। अब एक आती है जस सोलाई, ये क्या होती है? सोलाई का मतलब होता है सोइल, ऐसे याद करो। मिट्टी, मिट्टी देख के आप नागरिकता दोगे। मिट्टी का मतलब आप समझ रहे हो? किस मिट्टी में जन्मे हो, किस देश की मिट्टी में जन्मे हो आप? जिस देश की मिट्टी में आप जन्मे हो, आप उस देश के नागरिक हो गए। यानी जिस देश की धरती पर आपने जन्म ले लिया, उस देश की धरती पर जन्म लेने के आधार पर ही आप वहां की नागरिकता के, ऑटोमेटिक ही आपको नागरिकता मिल जाएगी, आप नागरिकता के अधिकारी हो गए हैं। यानी कि आपको जो नागरिकता मिली है वो उस देश की जमीन पर जन्म लेने की वजह से मिली है। तो जस्ट सोलाई, सोलाई को सोइल से जोड़ लो, सोइल से बना दिया सोलाई। तो जस्ट सोलाई का मतलब सोइल देख करके, सोइल देखने का मतलब कि आप किस देश की मिट्टी में जन्मे हैं, किस देश की धरती पर जन्मे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? भूमि का अधिकार। भूमि का अधिकारी हो गया कि जिस देश की भूमि पर आप जन्मे हैं, इसका मतलब आप उस देश की नागरिकता के अधिकारी हैं, आप उस देश की नागरिकता के हकदार हैं। और वहां की नागरिकता मिलना ये आपका अधिकार है, न कि कोई दया। तो अगर आपको जिस देश की धरती पर आप जन्मे हैं, उस देश की धरती पर जन्म लेने के आधार पर अगर आपको नागरिकता मिलती है, तो ये हो गई जस्ट सोलाई। और जस्ट सेंगुइनीस का मतलब वंश के आधार पर, यहाँ वंश देख करके नागरिकता देंगे, और यहाँ ये देख के देंगे कि जन्म किस देश में हुआ है। तो इसमें नागरिकता किससे मिलती है? जन्म स्थान से मिलती है। जैसे अमेरिका, अमेरिका में ये बड़ा फार्मूला चलता है। अमेरिका जब नागरिकता देता है तो उसमें ये देखता है कि अमेरिका की धरती पर कौन जन्मा है। जो भी अमेरिका की धरती पर जन्म लेता है उसको अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। आपको केवल इतना ही बताना पड़ता है कि ये रहा जन्म प्रमाण पत्र, और ये जन्म प्रमाण पत्र आपके अमेरिका के ही किसी संस्थान ने जारी किया है, और जिसमें साफ लिखा हुआ है कि इस बच्चे का, अमुक बच्चे का जन्म अमेरिका में ही हुआ है। तो जैसे ही आप अमेरिका की धरती पर जन्म लेते हो, आपको स्वतः ही अमेरिका की नागरिकता के आप हकदार हो जाते हैं। आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। इसलिए कई तो इस तरह का भी मतलब
ये चलता है कि कई लोग तो वहां जाकर के मतलब फिर जो अपने बच्चे होते हैं उनको वहां की धरती पर जन्म देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बच्चा वहां जन्म लेगा तो वो फिर क्या हुआ, वहां उनको, वरना अमेरिका की नागरिकता लेना बड़ा मुश्किल भरा काम होता है, वो टेढ़ा काम होता है, वो लंबी प्रोसेस होती है। तो कई लोग तो क्या है, ये मतलब इतना तिगड़म में बिठाते हैं कि वहां की जो, वहां वहां पर जाकर के अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो जैसे ही आप अमेरिका के हॉस्पिटल में आप जन्मे हैं, तो आप जब बड़े होंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही नागरिकता मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको तो बस इतना ही तो है कि आप यहाँ की जमीन पर जन्मे, तो जन्म लेने के आधार पर जैसे ही आपका वहां का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, उस जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। तो अमेरिका की नागरिकता कैसे मिलेगी? अमेरिका में क्या सिस्टम चला रखा है उन्होंने? ये सिस्टम जस्ट सोलाई, जो भी अमेरिका की धरती पर जन्मेगा वो अमेरिका का नागरिक कहलाएगा। सीधा फंडा है। अब आते हैं भारत। भारत में क्या चलता है? क्या भारत ने कौन से सिद्धांत को अपना रखा है? क्या भारत में वंश देख करके आप नागरिकता देते हो, कि भारत की धरती पर किसने जन्म लिया है जन्म देख करके? तो क्या देख करके देते हो? जन्म कहाँ जन्म लिया है? अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जिसने भारत की धरती पर जन्म ले लिया, क्या उसको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाती है? या फिर नहीं, भारत की में जन्म मैटर नहीं करता, आपके जो मम्मी पापा हैं या दादा दादी नाना नानी हैं, उनकी नागरिकता भी चेक होगी, वो कहाँ के नागरिक हैं। तो वो देख करके दी जाती है कि क्या होता है। तो देखते हैं भारत में क्या कंसेप्ट है। भारत में 1950 से 1987 तक, यानी 37 साल तक भारत में क्या रहा था? भारत ने कौन सी व्यवस्था पर ज्यादा जोर दे रहा था? भूमि के अधिकार। भूमि के अधिकार का मतलब है कि इन 37 सालों में जब भारत में नागरिकता देने की बात आती थी, तो ये देखा जाता था कि क्या आप भारत की जमीन पर जन्मे हैं क्या? क्या आप भारत में जन्मे हैं क्या? भारत में अगर जन्मे हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो 1950 से 1987 तक तो भारत ने नागरिकता देते वक्त यही विचारधारा अपनाई कि जिस भी बच्चे का जन्म भारत में हो गया वो भारत की नागरिकता का हकदार है, वो मतलब अधिकारी है कि उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। बाद में भारत ने क्या किया? 2004 के बाद में हमने ये, पहले हमारा झुकाव कहाँ था? ये तरीके से हम पहले, इस तरीके से हम क्या देते थे? नागरिकता। फिर हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया माइंड, और हमने कहा नहीं, वंश भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आया और उसने अपने बच्चे को भारत में जन्म दे दिया, तो ऐसा नहीं है जन्म देने के आधार पर ही आप भारत के नागरिक बन जाओगे, ये तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो भारत ने अपना दिमाग लगाया, और भारत ने दिमाग लगा करके 2004 के बाद में ये कहा कि नहीं, हम आपका वंश क्रम भी देखेंगे, आपके रक्त संबंध भी देखेंगे। रक्त संबंध का मतलब था कि जन्म लेना ही काफी नहीं है, अब शर्तें जोड़ दी भारत ने कि अगर, पहले तो क्या होता था, अगर आपने जन्म ले लिया भारत की भूमि पर तो आप भारत के नागरिक बन जाओगे। बन क्या जाओगे? बन ही गए। जब आपने जन्म ले लिया भारत के नागरिक बन गए। ठीक है। लेकिन फिर इससे तो फिर ये गड़बड़ होने लग गया कि मान लो कोई भी बाहर से आया हुआ है और उसका बच्चा यहाँ जन्म ले लिया, और वो कहीं किसी और देश का नागरिक है, दोनों ही उसके मम्मी और पापा, तो फिर वो तो भारत का नागरिक बन जाएगा। तो फिर ये तो मतलब भारत को लगा कि यार ये तो थोड़ा ठीक नहीं है। तो फिर इन्होंने कुछ शर्तें और जोड़ दी। शर्तें कौन सी? वही वंश क्रम वाली शर्तें जोड़ दी कि हम ये भी देखेंगे कि केवल जन्म लेने से ही आप भारत के नागरिक नहीं बनोगे, हम ये भी देखेंगे कि आपकी जो माता, आपके पिता हैं, उनकी नागरिकताएं क्या हैं। अगर जैसे शर्त जोड़ दी कि आपके माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक हो, और अगर फिर उनकी जो बच्चे हैं वो भारत में जन्म लें, तो फिर आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब शर्त जोड़ दी। पहले ये शर्त नहीं थी, पहले तो यही थी कि आपने जन्म लेना है बस भारत की धरती पर, जन्म लिया, लेते ही आप भारत के नागरिक हो गए, वो बच्चा भारत का नागरिक हो गया। फिर 2004 के बाद में हम थोड़े सियाने हो गए। सियाने होके हमने कहा नहीं नहीं, ये भूमि ही नहीं देखनी है, हमें रक्त संबंध भी देखने हैं, इसके मम्मी पापा कहाँ से हैं वो भी हमें देखना है।
तो जब हमने कहा कि भारत में उन्हीं बच्चों को नागरिकता मिलेगी जिनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, या इनमें से कोई एक, हमने ऐसी शर्तें लगाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है हमने वंश क्रम देखना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही होगी, वंश क्रम। कि आपके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी ये कहाँ से, इनमें भी कम से कम एक आधा आदमी तो ऐसा हो जो भारत का नागरिक हो। ऐसे थोड़ी है कि दोनों ही किसी दूसरे देश के हैं और बच्चे ने यहाँ जन्म ले लिया और वो कह रहा है मैं तो भारत का नागरिक हूं। तो हमने ये शर्त जोड़ दी कि दोनों में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा जो आदमी हो वो अवैध अप्रवासी नहीं हो। अवैध अप्रवासी का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मान लो पिताजी भारत के नागरिक हैं और मम्मी है वो दूसरे देश की है और वो भारत में रह रही है, वो भी इलीगल तरीके से। अवैध का मतलब उसके पास भारत में रहने के लिए ना कोई वीजा है, ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है, कुछ ही नहीं है। वो भारत में रह रही है और वो भारत में उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। तो पिता तो ठीक है भारत के नागरिक है, लेकिन उसकी मदर तो क्या है, इलीगल रह रही है ना। उसके पास तो यहाँ रहने का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो फिर ऐसे में बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। दूसरा, अवैध नहीं होना चाहिए, वैध होना चाहिए, मतलब कोई वीजा लेके आया हुआ हो।